So students, today we will read the next topic, that is globalization. What is globalization? As it words is telling us, globalization means global market. It integrates one country's economy to the other country's economy. It facilitates the free flow of goods and services, means trade between one country to other countries without any restriction. So whether it is capital goods or whether it is consumer goods, it can move one country to other country without any restriction. This is called globalization. एक देश से दूसरे देश में को जोड़ना, जिससे कि उनमें आसानी से व्यापार हो सके, उनके रिलेशन इम्प्रूव हो सकें. सो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ग्लोबलाइजेशन. अंडरस्टूड? ग्लोबलाइजेशन इंटीग्रेट्स द इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड. It is expected that capital and technology will flow from the developed countries of the world towards India. तो ग्लोबलाइजेशन को हमने इसलिए फॉलो किया कि हमने ये महसूस किया कि हमारे देश में टेक्नोलॉजी की कमी थी. तो इससे क्या हुआ कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास जो टेक्नोलॉजी है उसका फ्लो हमारे इंडिया में होगा, जिससे कि हमारा कंट्री भी एक टेक्नोलॉजिकल कंट्री बन जाएगा. सो आउटसोर्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन. इट इज़ एन इम्पोर्टेंट आउटकम ऑफ द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस का एक रिजल्ट, एक आउटकम क्या है? आउटसोर्सिंग. इट रिफर्स टू हायरिंग बिजनेस सर्विसेज from the outside world. These services includes call centers, clinical advice, teaching, coaching and etc. दूसरे देशों से बिजनेस सर्विसेज को हायर करना, दिस इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग. फॉर एग्जांपल, इंडिया में कोई अमेरिका का कॉल सेंटर है, तो कॉल सेंटर में क्या ऑनलाइन वर्क होता है, जो कस्टमर से अपनी प्रॉब्लम बताते हैं और उनकी प्रॉब्लम को उनकी लैंग्वेज में सोल्व किया जाता है. तो उसका हेडक्वार्टर अमेरिका में है कॉल सेंटर का, लेकिन काम वो कहाँ कर रहा है? इंडिया में. तो इससे क्या होता है कि इंडिया के जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है. बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, कॉल सेंटर्स, ये इंडिया में इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ा? देयर आर टू रीजन्स. नंबर फर्स्ट इज चीप स्किल्ड लेबर इज अवेलेबल इन इंडिया. इंग्लिश स्पीकिंग लेबर, यहाँ पर अंग्रेज़ी बोलने वाले स्किल्ड लोग ज़्यादा हैं, तो इसलिए हम ब्रिटिश कॉल सेंटर, अमेरिकन कॉल सेंटर में भी इंडिया में खुले हुए हैं. तो ऑनलाइन वो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं अमेरिकन्स की, और इंडिया के लोग उसमें जॉब करते हैं. और उन्हें रोज़गार पाने के लिए पूरी रात जगना पड़ता है, क्योंकि जब हम जानते हैं कि हमारे यहाँ जब क्या होता है, दिन होता है तो वहाँ रात होती है. तो ज़्यादातर फ़ोन कॉल्स कब आते हैं? दिन में. तो अमेरिका में जब दिन होगा तो यहाँ रात होगी, तो इसलिए वो रात को जो इंटरनेशनल कॉल सेंटर हैं उसमें काम करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पर एक तो इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं बहुत ज़्यादा, और दूसरा आईटी सेक्टर का जो यहाँ पर प्रमोशन हुआ, इतना डेवलप हुआ, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर बीपीओ और ये आउटसोर्सिंग ग्लोबलाइजेशन की वजह से यहाँ पर इसका विकास हुआ. सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन एंड व्हाट इज आउटसोर्सिंग. नेक्स्ट इज पॉलिसी स्ट्रेटजीज प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. इंडियन इकोनॉमी को में ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए कौन कौन सी पॉलिसी अपनाई? नंबर फर्स्ट, इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट. फॉरेन इन्वेस्टमेंट में पहले क्या था, उनकी एक लिमिट थी कि वो 40% शेयर ही अपना इंडिया में खरीद सकते हैं.
मीन्स अगर वो यहाँ पर अपना बिजनेस चलाने चाहते हैं कोई फॉरेन कंपनी, तो उसको किसी इंडिया की कंपनी के साथ मिलकर अपना काम करना होगा, जिसमें 60% शेयर किसका होगा, इंडियन कंपनी का, और 40% शेयर किसका होगा, इंटरनेशनल जो बाहर की फॉरेन कंपनी है उसका। तो 40% से ज़्यादा शेयर उस समय नहीं हो सकता था। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको बढ़ाकर FDI को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसमें कि डायरेक्ट जो कंपनी है वो अपना यहाँ पर एस्टेब्लिश हो सके और अपना 100% वो शेयर उसका हो सकता है इस समय। तो इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 100%। इन 47 हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू द एक्सटेंट ऑफ 100% हैज़ बीन अलाउड विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन एंड रेड टेपिज्म। तो कोई इसमें रेस्ट्रिक्शन, कोई रुकावट नहीं, और रेड टेपिज्म का मतलब होता है कि जिसकी वजह से बिजनेस प्रोसेस को स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। जैसे कि जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं कि ये फॉर्म भरो और कभी उस क्लर्क के पास जाओ, कभी उस अधिकारी के पास जाओ, तो रेड टेपिज्म उसको हम बोलते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा बिजनेस को स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है जब हम ऑफिसर्स के चक्कर लगाते रहते हैं। तो इसको भी आसान किया गया, जिससे कि बहुत जल्दी कम समय में ही कम एफर्ट लगाकर जो फॉरेन कंपनी है वो अपना इंडिया में सेटअप स्टार्ट कर सके। नेक्स्ट इज पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी। पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी इट मीन्स, मान लीजिए कोई अमेरिका में काम कर रहा है इंडिया का इंसान, और वो इंडिया में पैसे भेजने चाहता है, रेमिटेंस, अपने रिश्तेदारों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने फादर को, मदर को, तो वो क्या है वहाँ से डॉलर सेंड कर देगा। लेकिन यहाँ पर उनके जो फादर मदर हैं वो डॉलर में तो सामान परचेज करेंगे नहीं, तो इसके लिए एक मार्केट बनाया गया जहाँ पर वो डॉलर से रुपये को एक्सचेंज करा सकते थे इजीली। तो पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी मीन्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्लोबलाइजेशन, पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ इंडियन रुपी हैज़ बीन अलाउड फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस के लिए इंडियन रुपी को अलाउ किया गया कन्वर्ट करने के लिए। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, रेमिटेंसेस टू मीट फैमिली एक्सपेंसेस। पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी रिफर्स टू द सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी फॉर फॉरेन ट्रांजेक्शंस एट द मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस में अब हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो हमारे पास रुपये हैं उसको देकर मार्केट से फॉरेन करेंसी डॉलर परचेज कर सकते हैं। जो प्रिवेलिंग प्राइस है मार्केट में जो चल रहा है उसी प्राइस पर हम डॉलर परचेज कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी। इससे क्या होगा, हम बाहर से सामान मंगा सकते हैं, क्योंकि हमें क्या है जो हमें अपना भुगतान करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा, वो किस में करना है, डॉलर में। अगर हम अमेरिका से कोई सामान मंगाना चाहते हैं तो उसके लिए हम डॉलर एक्सचेंज करा सकते हैं इंडियन रुपी से। लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी, तो इसमें ये भी इंश्योर किया गया फॉरेन कंपनीज़ को कि ये जो हमने पॉलिसीज़ बनाई हैं, जो रिफॉर्म्स हैं, ये 1-2 साल के नहीं है, ये लॉन्ग टर्म के लिए हैं, जिससे कि वो एश्योर हो जाएं और अपना बिजनेस इंडिया में बिना किसी परेशानी के स्टार्ट कर सकें, बिना किसी चिंता के। तो इसको कम से कम 5 साल के लिए पॉलिसी को बनाया जाता है। 5 साल के बाद इसमें थोड़ा बहुत चेंज किया जाता है। ऑल रेस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल्स ऑन फॉरेन ट्रेड हैव बीन रिमूव्ड, और इसमें क्या है, जितने भी रेस्ट्रिक्शंस हैं, कंट्रोल हैं, उनको ख़त्म कर दिया गया है, जिससे कि फॉरेन कंपनीज अपने 100% इक्विटी के साथ इंडिया में अपना सेटअप लगा सकें, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें। रिडक्शन इन टैरिफ्स, जब हम इंपोर्ट करते थे पहले तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा लगाई जाती थी, जिससे कि वो इंडिया में आकर सामान महंगा मिलता था और जिससे डिमांड कम होती थी फॉरेन कंपनीज के प्रोडक्ट की। लेकिन इसमें क्या किया है, इंपोर्ट ड्यूटी को कुछ प्रोडक्ट के लिए तो ख़त्म ही कर दिया गया और कुछ प्रोडक्ट के लिए कम कर दिया गया, जिससे कि जो इंपोर्ट है वो आसानी से हो सके और जो फॉरेन कंपनीज का सामान है वो इंडिया में आ सके और इंडिया की कंपनी को उससे कंपटीशन फेस करना पड़े।
जिससे कि वो भी इंटरनेशनल लेवल का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करें। तो इसलिए जो इंपोर्ट ड्यूटी थी उसमें क्या किया गया, रिडक्शन किया गया, उसको रिमूव किया गया, या तो कम कर दिया या फिर बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया इंपोर्ट ड्यूटी। अभी जैसे चाइना से कुछ हमारे रिलेशन ख़राब हो गए हैं, तो हमने क्या किया है, चाइना के प्रोडक्ट जैसे 90% सोलर जो पैनल हैं वो चाइना से आते हैं इंडिया में, तो हमने उस पर इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया है, जिससे कि जो चाइना के पैनल हैं वो इंडिया में महंगे मिलेंगे लोगों को और लोग उसकी डिमांड कम करेंगे और चाइना की कंपनीज को इससे क्या होगा, लॉस होगा। तो इंपोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग बढ़ा भी सकती है और कम भी कर सकती है, और कभी कभी इंटरनेशनल प्रेशर भी होता है, तो उसमें इसको जो WTO के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन अभी तो सभी कंट्रीज, बिकॉज ऑल कंट्रीज आर अगेंस्ट चाइना, तो अभी कोई इसका विरोध नहीं करेगा। WTO इज ऑल्सो एग्री विद द थिंकिंग ऑफ इंडिया एंड द डिसीजन विच आर टेकिंग इंडिया। WTO इज नॉट अगेंस्ट इंडिया। नेक्स्ट इज विड्रॉल ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस। जो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस थे, फॉर एग्जांपल कोटा, इसमें क्या था, जैसे कि सपोज हमें LED टेलीविज़न मंगाने हैं जापान से, तो इसमें ये कोटा में ये होता था कि बस 5 करोड़ तक के ही टेलीविज़न हम एक साल में मंगा सकते हैं, इससे ज़्यादा के नहीं। 5 करोड़ मैंने एक एग्जांपल दिया, इसकी एक इट मीन्स एक लिमिट होती थी कि इससे ज़्यादा हम एक साल में जो इंपोर्ट हैं वो नहीं कर सकते हैं। तो उन क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस को भी ख़त्म किया गया कि जितनी मर्जी है उतना सामान मंगा सकते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में अपना सेल भी कर सकते हैं और परचेज भी कर सकते हैं।